So hello everyone, I welcome you all to the 8th lecture of electric charges and fields. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी अगली डेरिवेशन दैट इज़ कि किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द डायपोल। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसे बुक्स के अंदर इक्वेटोरियल पॉइंट लिख के मेंशन किया होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का भी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ठीक है, हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले तो फर्क समझिए, पेन मुझे कोई मिल जाए तो यस। देखो, मान लीजिए ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें दो ऑपोजिट चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर फाइनाइट सेपरेशन पर। ये सब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमने पिछली डेरिवेशन की थी इस डायपोल के किसी एक्सिल पॉइंट पे। ठीक है, किसी एक्सिस पॉइंट पे, मतलब एक्सिस होते हैं ये, ठीक है, इधर और इधर, इसके किसी एक्सिस पॉइंट पर हमने क्या रख दिया, एक चार्ज को रख दिया। वो टेस्ट चार्ज, वो यूनिट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, वो क्या थी, हमारी पिछली डेरिवेशन थी, जहां पर हमने रिजल्ट जो लिखा था दैट वाज 2kp/r³। आज जो हम करने वाले हैं, हम इस चार्ज को यहां से उठा के इधर रखेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर रखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखेंगे। तो आप देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर रखा है इस पॉइंट को। ठीक है, चार्ज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऊपर इक्वेटोरियल पॉइंट पर रख दिया एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सिस्टम को क्लियरली समझना, यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज ले रखा है और यहाँ पर मैंने एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ छोड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को छोड़ेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ लेकर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ लेकर आएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस डाइपोल का जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज के साथ क्या कर रहा होगा, तो मैं बोलूंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो मैंने देखो E1 का डायरेक्शन क्या लिखा है, E1 का डायरेक्शन -q की तरफ को लिखा हुआ है, कि मतलब ये चार्ज जो है, ठीक है, जो अपना Q0 चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इस नेगेटिव Q की तरफ जाएगा। और जब मैं बोलूँ कि पॉजिटिव का इस पर क्या इफेक्ट है, तो पॉजिटिव का इफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर छोड़ रहा है, रिपेल करेगा। तो ये हमारी हो गई E2 इज द डायरेक्शन ऑफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस्ड बाय हमारा +q चार्ज। ठीक है, +q चार्ज जो है वो हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है, दैट इज E2। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर, चलिए ये और एक ये, ठीक है, ये हो गया। तो रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर को जाएगा। यानी कि इस दिशा में मुझे मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपली इस चार्ज पर जितनी भी लगने वाली हमारी फोर्सेस हैं, या फिर कह लो कि जितनी भी लगने वाली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आपकी किसी पर्टिकुलर पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इधर नीचे की तरफ को है, तो रिजल्टेंट इधर को मान लिया जाएगा। अब इस पॉइंट से ना हम क्या करते हैं कि नई चीज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट्स बनाना। अब कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, सिंपल है, ये जो आपका चार्ज है, ठीक है, ये जो आपका चार्ज है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। नेट इसका किधर को जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा E2 sin थीटा। अब ये E2 किसके लिए है, ये E2 इसके लिए है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोजेस करता है। ठीक है, तो E2 याद रखो, जब जब मैं E2 बोलूँगा वो +q की तरफ से होगी, और जब जब मैं अपना E1 बोलूँगा वो क्या होगी, -q की तरफ से होगी। अब ये जो E2 है इसका साइन कंपोनेंट ऊपर की तरफ को होगा, और E1 जो है इसका साइन कंपोनेंट
नीचे की तरफ को होगा। मैंने एंगल्स को थीटा इमेजिन कर लिया, यहाँ पर ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनको मैंने थीटा इमेजिन कर लिया, ठीक है। E2 और E1, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, क्या आपको देखने से ऐसा पता चल रहा है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है? जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो इसका क्या मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि E1 साइन थीटा कैंसल आउट कर देगा E2 साइन थीटा को। तो हमारे पास बचे क्या, दोनों कॉज कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि वो दोनों बेचारे क्या हैं, सेम ही डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में तो मैंने वेक्टर्स में आपको बताया था, जब दो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तब उन्हें हम क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम आगे इन्हीं स्टेप्स पर आएंगे, पहले आप थीटा की कहानी समझिए। इन कंपोनेंट्स के साथ जो एंगल बन रहा था वो मैंने क्या कर दिया, थीटा एज्यूम कर लिया। अब इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, क्या ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ऑल्टरनेटली और अंदर की साइड पे, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, हमारा थीटा होगा। अब इस थीटा को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। इस थीटा को क्या होगा, पकड़ के रखिएगा। हम क्या करने लगे हैं, हम पता करने लगे हैं वैल्यू इस कॉस थीटा की, जो हमने यहाँ पर कंपोनेंट इमेजिन किया था। यहाँ पर एक कॉस थीटा आपको दिख रहा होगा, हम इस कॉस थीटा का वैल्यू इमेजिन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है छोटे होते, जी बिल्कुल पढ़ रखी है। अगर मैं बोलता हूँ अच्छा यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है बच्चों, ये जो पूरी सेपरेशन है ना, इस पूरी सेपरेशन को 2L इमेजिन करना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना है, स्किप हो गया मेरे से। इस पूरी सेपरेशन को 2L इमेजिन करो, जिसमें आपका इतना हिस्सा जो है दिस फॉर्म्स योर L, ठीक है, ये हिस्सा L होगा और बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो L ये होगा, ठीक है। तो L प्लस L मिलके बन जाएगा 2L। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर यानी कि ये इसे कंसीडर कर रखा है R, दैट इज द सेपरेशन, ठीक है, R कंसीडर कर रखा है। और बेस हमारा कितना हो जाएगा, L कंसीडर करेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हुआ पाइथागोरस के हिसाब से, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये जो वैल्यू इधर आई है इसके लिए भी सेम ही होगी, ठीक है, तो इधर पुट कर दीजिएगा इसे। अब हम क्या करने वाले हैं जी, थीटा को जस्ट क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू को। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस जो है हमारा दैट इज L, उसे किसके साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, हमारे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के साथ। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब अगली चीज समझने वाली, भाई मैं कहता हूं कि मेरा एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है माइनस Q, मैंने चार्ज का वैल्यू तो चेंज नहीं किया है ना। डाइपोल में हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है चार्ज का, ठीक है। चार्ज का क्या है भाई, कहाँ गया, चलो ठीक है, चार्ज का क्या है जी, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है। अब ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बेसिकली उसका क्या मतलब बनता है, उसका मतलब सिंपल सा ये बनता है कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा पोजेस्ड बाय बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस जो पोजेस करेंगे वो भी बराबर होगी। दैट मीन्स अगर मेरा चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मेरा E1 और E2 का वैल्यू भी बराबर होगा, तो मैं उसे कलेक्टिवली क्या बोल देता हूँ, E बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, कलेक्टिवली E बोल दिया, चीज़ हमारे काम आएगी, ठीक है। अब याद करो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को प्लस कर दो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमें हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ठीक है। दोनों को प्लस कर दिया, बनेगा क्या, 2E cos थीटा। क्यों बना था, क्योंकि बच्चों E1 E2 के बराबर होता है। क्लियर है, खोल दो इस वैल्यू को, यहाँ पर हमने E का वैल्यू पुट कर दिया KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो KQ बाय R स्क्वायर वाला हम जो लगाते होते थे, ठीक है। ये देखो हमने ये सेपरेशन उठाई है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच में यही तो सेपरेशन थी, इस चार्ज में और इस चार्ज में, या फिर कह लो कि इस चार्ज में और इस चार्ज में, यही सेपरेशन का वैल्यू था। तो हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को पुट कर दिया, साथ में हमने जो वैल्यू अभी निकाली थी कॉस थीटा की वो पुट कर दी। क्लियर है, अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पावर में 1/2 लगाया है ये बेसिकली स्क्वायर रूट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका होता है कि जिस भी चीज़ का स्क्वायर रूट हो उसे पावर 1/2 से लिख दो। क्लियर है,
यहाँ से आपके पास वैल्यू का आएगी ई नेट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैंने p को इंट्रोड्यूस कर दिया। पिछले लेक्चर में जिन्होंने ध्यान से सुना होगा अब तक वो गेस कर चुके होंगे ये p कहाँ से आया। ये p आया है बच्चों आपके q और 2l को मिला के, ठीक है। ये वाला 2q और l, ये क्या था भाई हमारा, ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। हमारा डाइपोल मोमेंट होता है तो हमने इसको p लिख दिया। दैट मीन्स द फॉर्मूला बिकम्स kp बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर हमारी भाई ये आइडियल डाइपोल की सिचुएशन नहीं थी। किसी भी आइडियल डाइपोल के लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हमारा r का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू l, यानी कि हम यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि l का वैल्यू तो नेग्लिजिबल है, तो आर स्क्वायर लिख दिया। दैट मीन्स इट बिकम्स kp अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर हमने 2 से पावर का 2 कैंसिल किया, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आ गया, kp अपॉन आर क्यूब। क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास ई नेट आ गया। अब ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डायपोल पे, ठीक है। डायपोल के किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हमने पिछले में एक्सिस पे पढ़ी थी, यहाँ पर इक्वेटोरियल में पड़ी थी। फर्क क्या था, जब एक्सिस पे थी तब हमारे पास वैल्यू आती थी 2 kp अपॉन आर क्यूब, और जब इक्वेटोरियल पे आ गई मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वहाँ पर आती है kp बाय आर क्यूब, ठीक है। चलिए, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं।